भारत का जो सेकुलर है, जैसा संविधान में लिखा हुआ है, असल में ग्राउंड पर वैसा नहीं है। कि किताबों में तो लिखा है कि सब बराबर है, सबको बराबर अधिकार मिलेंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल चीजों को देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि बराबरी की बात सिर्फ कागजों पे ही है। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें सेकुलरिज्म के नाम पर डबल स्टैंडर्ड चलता है। एक तरफ कहा जाता है कि धर्म को राज्य से अलग रखा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति को धर्म का इस्तेमाल वोट बैंक बनाने के लिए किया जाता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है और सोसाइटी में डिवीजन बढ़ता जाता है। फेक सेकुलरिज्म सिर्फ पॉलिसी नहीं है, डेली लाइफ में भी देखता है। इसका सबसे सिंपल सा उदाहरण है फेस्टिवल का। दिवाली आते ही पटाखों पर बैन की बातें शुरू हो जाती है। इन्वायरमेंट के नाम पर लाखों लोग सामने आकर वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन यही लोग ईद पर एनिमल सेक्रीफाइस पर वैसी सख्ती की चर्चा नहीं करते हैं। और 2025 में दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिवाली के लिए स्ट्रिक्ट रूल लगाए, लेकिन क्रिसमस या ईद पर ऐसा कोई भी फोकस नहीं दिखा। अब यहीं से सवाल उठना शुरू होता है कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों भाई। इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा यह बन जाता है कि कई बार कुछ कम्युनिटीज को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता दिखता है और दूसरी तरफ जो मेजोरिटी में कम्युनिटी है उसको कंट्रोल या इग्नोर कर दिया जाता है। यही वजह है कि लोगों के अंदर गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उन्हें लगता है कि यह सेकुलरिज्म नहीं है, ये तो सेलेक्टिव सेकुलरिज्म है जो एक खास वर्ग को खुश करने के लिए, वोट बैंक के लिए उनको दिया जा रहा है। असल में सेकुलरिज्म का मतलब होता है सरकार सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे, न किसी का पक्ष ले, न ही किसी को टारगेट करे। लेकिन जब सिस्टम में बराबरी की जगह तुष्टीकरण की राजनीति आ जाती है तो फिर वो सेकुलरिज्म नहीं रहता है, वो एक फेक वर्जन बन जाता है। इससे समाज में इक्विलिटी नहीं बल्कि और भी डिवीजन पैदा हो जाते हैं। ये जो सेकुलरिज्म वाला सिस्टम है ये कोई आज की नई बात नहीं है, इंडिपेंडेंस के बाद से ही धीरे धीरे ये चीज चल रही है। खासकर इसका असर नेहरू जी के टाइम पर हुआ था। 1950 में जब हमारा संविधान बना था उस समय संविधान में सेकुलर शब्द को नहीं लिखा गया था। बाद में 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाकर 42वें अमेंडमेंट के जरिए इसमें सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था। और बाद में ये शब्द सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहा कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इसमें टैग को लेकर चलने लगा, दिल्ली से लेकर स्टेट लेवल तक। अब इसका एक बड़ा एग्जाम्पल राज्यों में दिखता है। जैसे तमिलनाडु में HRCE एक्ट 1959 के तहत बहुत सारे हिंदू मंदिर सरकार के कंट्रोल में आते हैं। मतलब मंदिर की मैनेजमेंट, पैसे का इस्तेमाल, कई फैसले इसमें सब में सरकारी दखल रहता है। लेकिन दूसरी तरफ लोग सवाल करते हैं कि इस तरह बाकी धर्मों की संस्थाओं में भी होता है? उत्तर आता है नहीं। यही तो डबल स्टैंडर्ड वाली बहस बन जाती है। और इस बहस का एक रेसेंट एग्जांपल सबरीमाला का मामला है, जो केरल में महिलाओं की एंट्री को लेकर काफी लेवल तक डिबेट में चली गई थी। नियमों में बदलाव की बातें हुई, कोर्ट और पॉलिटिक्स तक में चर्चा चली गई। लेकिन फिर भी लोग ये सवाल पूछते हैं कि ऐसा इंटरफेस जो हिंदू धर्म में होता है बाकी धर्मों की जगहों में क्यों नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में TTP बोर्ड के जरिए तिरुपति मंदिर को चलाया जाता है और कहा जाता है कि इसकी लगभग 50,000 करोड़ की इनकम पर भी गवर्नमेंट का बड़ा रोल रहता है। यहां तक कि कई बार नॉन हिंदू मेंबर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर भी विवाद होता है। वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल नहीं दिखता है, जबकि उसके पास करीब 9 लाख एकड़ जमीन बताई जा रही है। राजीव गांधी के टाइम पे भी एक ऐसा ही मामला आया था शाहबानो केस का, जो 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस का अधिकार दिया था। लेकिन बाद में राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में कानून में बदलाव करके उस फैसले को ओवर रूल कर दिया था। और बहुत लोग मानते हैं कि यही ट्रेंड आगे भी चलता रहा। ट्रिपल तलाक पर कानून बनने और 2025 तक अमल होने के बावजूद भी कई राज्यों में मुस्लिम महिलाओं के राइट्स को लेकर डबल स्टैंडर्ड की बातें सामने आ जाती है। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हिंदू जो मेजोरिटी में है उन पर पड़ता है, जो 2021 के सेंसेक्स के हिसाब से करीब 79.8% पॉपुलेशन में है। लेकिन इसके बावजूद भी उनके धार्मिक संस्थानों और उनके कई राइट्स पर कंट्रोल जैसा दिखता है। जैसे मंदिरों के फंड का इस्तेमाल कई बार सेकुलर प्रोजेक्ट में कर दिया जाता है और यही चीज हिंदू कम्युनिटी के अंदर नाराजगी और रिजेंटमेंट को बढ़ाती है। इसका असर समाज पे भी पड़ता है, जिससे डिवीजन बढ़ता है, आपसी भरोसा टूटता है और माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी असली डेवलपमेंट की जगह सिर्फ अपीजमेंट मिलता है, जो लॉन्ग टर्म में सबके लिए नुकसानदायक बन जाता है। नतीजा वही निकलता है, कम्युनल टेंशन बढ़ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में कम्युनल राइट्स करीब 25% बढ़ गई है और इकोनॉमी इक्वेलिटी भी बढ़ी है, क्योंकि माइनॉरिटी स्कीम पर 4 लाख करोड़ खर्च होने के बावजूद भी पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो सिर्फ 10% के आसपास हुआ है। इसमें सबसे पहला कारण है वोट बैंक पॉलिटिक्स। कई पार्टियां कांग्रेस हो या दूसरी मुस्लिम वोट्स के लिए अपीजमेंट करती हैं। बहुत लोग मानते हैं कि इसकी शुरुआत नेहरू जी के टाइम से ही हो गई थी। 1950 के आसपास में मुस्लिम पर्सनल लॉ को छेड़ा नहीं गया, लेकिन हिंदू कोड बिल पास नहीं किया गया और 2024 के चुनाव में भी यही मुद्दा उठाया गया, जब मोदी ने कहा कि फेक सेकुलरिज्म के नाम पर इंडिया की आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश की जा रही है। यही विपक्ष
मोदी को कम्युनल बोलकर हमला कर देता है। दूसरा कारण आता है कॉलोनियल लेगेसी। ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल के जरिए धर्म के नाम पर डिवीजन बनाए। 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया, जिससे समाज में बड़ी दरार डाली। और बहुत लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद भी यही सोच थी कि किसी न किसी रूप में यह चलती रहे, और आज भी कुछ लेफ्ट लिबरल ग्रुप्स इसी नैरेटिव को मेंटेन करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तीसरा कारण है मीडिया और इंटेलेक्चुअल का रोल। कई बार मीडिया का पैटर्न ऐसा दिखता है कि वह हिंदू कम्युनिज्म को तुरंत हाईलाइट कर देता है, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिज्म को इग्नोर कर देता है। जैसे 2025 में कर्नाटक हिजाब कंट्रोवर्सी में कई जगहों में हिंदू स्कूल्स के रूल को ज्यादा ही ब्लेम किया गया, लेकिन मदरसों के ड्रेस कोड पर उतनी बात होती नहीं दिखाई दी। चौथा कारण है यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमी। आर्टिकल 44 में यूसीसी का जिक्र हुआ है, लेकिन आज तक सही तरीके से इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी को लेकर फिर से हियरिंग शुरू की, लेकिन ग्राउंड पर इसका कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं दिखा। कई पॉलिटिशियंस को यह सिस्टम सूट करता है क्योंकि इससे कंट्रोल बना रहता है। जैसे कई राज्यों में सरकारें टेम्पल फंड्स को अलग अलग पॉलिटिकल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करती हैं, लेकिन चर्च या मस्जिद के फंड्स को प्राइवेट रखते हैं। इन सबके बावजूद भी कई सेकुलर पार्टियां हैं जो माइनॉरिटी के वोट को खोना नहीं चाहती हैं। अब सोचिए कि असली सेकुलरिज्म क्या होता है, जैसे फ्रांस में जहां रिलीजन को प्राइवेट रखा जाता है और किसी को भी स्पेशल राइट नहीं मिलते हैं, लेकिन इंडिया में कई जगह पर यह मॉडल उल्टा चलता है। इसके कई पुराने और नए एग्जाम्पल्स में हैं। इसमें से एक है नेहरू जी ने 1948 में सोमनाथ मंदिर का रिनोवेशन में गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट को सेकुलरिज्म के खिलाफ बताया था, लेकिन हज सब्सिडी पर वो हमेशा चुप रहे। यही तो लोगों को हिपोक्रेसी लगती है। अब देखिए, माइनॉरिटी अफेयर तो है, लेकिन मेजोरिटी के लिए वैसा कोई भी मिनिस्ट्री नहीं है। 2026 के बजट में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को 3000 करोड़ रुपए मिले और कल्चर प्रिवीजन के लिए मात्र 500 करोड़ की बातें हुई। इसका असर इकोनॉमी पर भी पड़ता है। कई जगह पे कहा जाता है कि टेम्पल फंड से गवर्नमेंट को सालाना हजारों करोड़ की इनकम होती है, लेकिन वो पैसा कम्युनिटी डेवलपमेंट में वापस नहीं आता है। इसी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी रहती है। सवाल यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है। दोस्तों, सॉल्यूशन एकदम साफ है। असली सेकुलरिज्म को अपनाने पे जोर देना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार पे दबाव पाना चाहिए। सभी धर्मों के धार्मिक संस्थाओं को एक जैसा ट्रीटमेंट होनी चाहिए और अपीजमेंट वाली पॉलिसी को खत्म करके सबको मेरिट बेस्ड और जरूरत बेस्ड बेनिफिट देना चाहिए। अपने एमएलए एमपी से यूनिफॉर्म लॉज की डिमांड करिए, क्योंकि चेंज ऊपर से नहीं, आपसे शुरुआत होती है। आप क्या सोचते हैं कि आपके समाज में कितने परसेंट तक फेक सेकुलरिज्म चलता है? फेक सेकुलरिज्म फिर से दोबारा बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने की राह पर लेके जा रहा है, या हम इसे चेंज करके बीच रास्ते में रोक सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले